इंसान ने हजारों सालों से जमीन के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, सोने चांदी के लिए साम्राज्य खड़े किए और मिटा दिए, हीरे जवाहरात के लिए राजाओं ने अपने भाइयों तक को नहीं बख्शा। लेकिन आज जो चीज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रातों की नींद छीन रही है, वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। वो है एक ऐसी चीज जिसकी आज से 200 साल पहले तक जरूरत तक नहीं थी, जिसकी खोज ही 1859 में हुई, और वो चीज है काला गाढ़ा बदबूदार तेल। फिर भी अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए, उसकी इकोनॉमी तबाह की तेल के लिए। वेनेजुएला में एक चुनी हुई सरकार को अमेरिका समर्थित ताकतों ने पलटने की कोशिश की तेल के लिए। इराक में लाखों बेगुनाह मारे गए, एक देश बर्बाद हो गया तेल के लिए। और आज मिडिल ईस्ट में जो आग जल रही है, उसकी जड़ में भी है तेल। तो सवाल यह है, आखिर 200 साल पुरानी ये चीज इतनी ताकतवर कैसे बन गई? ये कहानी है उस काले सोने की जो धरती के गर्भ से निकला, जिसने दुनिया को रोशनी दी, रफ्तार दी और बदले में ले ली लाखों जिंदगियां। इतिहासकार डैनियल यर्गिन ने अपने मास्टरपीस द प्राइज में बिल्कुल सही कहा था कि तेल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, वो सत्ता का वो नशा है जिसके लिए देश बिक जाते हैं और सरकारें गिरा दी जाती हैं। आज मैं आपको इसी कच्चे तेल की कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में भले ही हम सोलर और इलेक्ट्रिक की कितनी ही बातें क्यों ना कर लें, लेकिन कड़वा सच ये है कि दुनिया की लगभग 30 से 32% प्राइमरी एनर्जी आज भी अकेले इसी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से आती है। यानी कि जिस स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसे बनाने से लेकर आपके घर तक पहुंचने वाले सामान के ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज इस ब्लैक गोल्ड के एहसानों तले दबी हुई है। यही वो ताकत है जो ऑयल प्रोड्यूसर देशों को दुनिया की गर्दन पकड़ने की ताकत देती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भले ही तेल की खोज 1859 में मानी जाती है, लेकिन अगर हम हजारों साल पीछे मुड़कर देखें तो एंशिएंट मेसोपोटामिया में बिटुमिन का इस्तेमाल होता था सड़कों को पक्का करने के लिए। एंशिएंट इजिप्ट में ममी बनाने के लिए इसका लेप लगाते थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास पर्शिया में ज़ोरास्ट्रियन धर्म था, जहां के लोग जमीन से निकलने वाली आग की पूजा करते थे, जो असल में नेचुरल गैस और ऑयल का रिसाव था। यहां तक कि चाइना में 347 एडी के दौरान बांस के पाइपों से 800 फीट गहरे छेद करके नमक के साथ साथ तेल भी निकाला जा रहा था। हिस्टोरियन ली जुएकिन के हिसाब से ये ड्रैगन वेल्स उस टाइम के सबसे मॉडर्न इंजीनियरिंग चमत्कार थे। पर सवाल यह है कि अगर इंसान को तेल के बारे में हजारों सालों से पता था, तो फिर हमें 1859 के उस मैजिक मोमेंट की जरूरत क्यों पड़ी जब तेल की खोज हुई? इसका जवाब छिपा है 19वीं सदी के अमेरिका के उन बंदरगाहों में जहां व्हेल मछलियों के तेल का व्यापार होता था। उस समय दुनिया की रातों को रोशन करने का एकमात्र जरिया स्पर्म व्हेल का तेल था। यह तेल साफ जलता था, लेकिन बहुत महंगा बिकता था। 1840 के दशक तक न्यू बेडफोर्ड और नानटकेट जैसे शहर इस ट्रेड का सेंटर होते थे। करीब 70,000 लोग और 900 जहाज हर साल 8,000 से ज्यादा व्हेल मछलियों का शिकार कर रहे थे। हरमन मेलविल की किताब मॉबी डिक में इसी खूनी और साहसी व्यापार की झलक दिखती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। व्हेल मछलियाँ धीरे धीरे कम हो रही थी और ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे थे। उस दौर में 1 गैलन व्हेल ऑयल की कीमत आज के हिसाब से करीब $200 तक पहुंच गई थी। यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनके लिए रात में पढ़ना या रात में काम करना टफ होता जा रहा था, क्योंकि तेल नहीं था। अब इंसानों के सामने चैलेंज था कि वो स्पर्म व्हेल से अलग कोई दूसरा तरीका निकालें फ्यूल के लिए।
हम एक ऐसी प्रजाति बनते जा रहे थे जो रोशनी के लिए एक बेजुबान जीव को एक्सटिंक्शन के मुहाने पर ला चुके थे। फिर इसी दबाव ने आगे चलकर जन्म दिया इनोवेशन को। जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस इनोवेशन के लिए एंट्री होती है अब्राहम पिनियो जेस्नर की। ये एक कनाडाई जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1846 में कोयले और कोल टार से एक नया लिक्विड बनाया। दुनिया ने इस लिक्विड को केरोसिन ऑयल से पहचाना। इस केरोसिन ने व्हेल्स की हत्याओं को लगभग रोक दिया, क्योंकि केरोसिन व्हेल के तेल से सस्ता था और ज्यादा साफ जलता था। 1854 तक गेस्नर ने इसका पेटेंट ले लिया, लेकिन गेस्नर के सामने एक दूसरा चैलेंज था। कोयले से केरोसिन निकालना महंगा और काफी स्लो काम था। दुनिया को अब एक ऐसे सोर्स की तलाश थी जो जमीन के नीचे भारी मात्रा में मौजूद हो। इसी तलाश ने जॉर्ज बिसेल नाम के एक वकील को हिला कर रख दिया। बिसेल ने देखा कि पेंसिल्वेनिया के कुछ इलाकों में जमीन से काला तेल खुद ब खुद रिस रहा है, जिसे लोकल लोग सिनका ऑयल कहते हैं, और दवा के तौर पर ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन बिसेल के दिमाग में पागलपन भरा ख्याल आया, क्यों ना इस तेल को बड़े पैमाने पर जमीन से निकाला जाए और इसे रिफाइन करके केरोसिन बनाया जाए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगाई और पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी बनाई। लेकिन जमीन के अंदर छिपे इस खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कभी हार न मानने वाला हो। यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक रेल कंडक्टर की, जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। इनका नाम था एडविन ड्रेक। ड्रेक की सबसे बड़ी खूबी उनकी वर्दी थी। बिसेल ने उन्हें कर्नल की फर्जी उपाधि दी ताकि लोकल लोग उनसे प्रभावित हो सके। ड्रेक 1858 में पेंसिल्वेनिया के टाइटसविले पहुंचे। टाइटसविले उस वक्त केवल 300 लोगों का एक बहुत ही स्लो गांव था। यहाँ के लोग ड्रेक को क्रेजी कहते थे। लोग हंसते थे जब ड्रेक कहते थे कि वो जमीन से छेद करके तेल निकाल लेंगे। लोग ड्रेक से मजाक में कहते थे कि क्या तुम पाताल से शैतान को बाहर निकालना चाहते हो? और वो लोग पूरी तरह से गलत भी नहीं थे दोस्तों। जमीन से तेल निकालने का काम इतना आसान नहीं था जैसा कि लगता है। शुरुआत में ड्रेक ने वही तरीका अपनाया जो उस समय नमक के कुएं खोदने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी फावड़े से गड्ढा खोदना। लेकिन जैसे ही वो कुछ फीट नीचे जाते, पास की ऑयल क्रीक नदी का पानी रिसने लगता और मिट्टी धंस जाती। ड्रेक जितनी मिट्टी बाहर निकालते, उससे दोगुनी वापस अंदर गिर जाती। लोग तमाशा देखते और हंसते हुए कहते, देखो कर्नल साहब पाताल जाने के लिए कब्र खोद रहे हैं। जब सब कुछ फेल हो गया तो ड्रेक ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसने आज की पूरी ड्रिलिंग इंडस्ट्री की नींव रखी। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक लोहे के पाइप को जमीन के अंदर तब तक ठोका जाए जब तक वो ठोस चट्टान तक ना पहुंच जाए। इसके बाद उस पाइप के अंदर ड्रिलिंग की जाए ताकि कीचड़ और पानी रास्ता ना रोक सके। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्ट्रॉ को आप गीली रेत में डालकर उसके बीच से कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश करो। इसी आविष्कार को आज ड्राइव पाइप कहा जाता है। ड्रेक को काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कोई भी पागल के साथ काम नहीं करना चाहता था, और यही कहीं ना कहीं उन्हें पीछे भी ढकेल रहा था। आखिरकार उन्हें विलियम स्मिथ नाम का एक लुहार मिला। अंकल बिली और उनके बेटों ने ड्रेक का साथ दिया। वो दिन रात भाप से चलने वाले इंजन और लोहे की छड़ों के साथ उस सख्त चट्टान को तोड़ने में लगे रहे, जबकि पूरा गांव उनकी हार का इंतजार कर रहा था। इस बीच दिक्कत यह भी थी कि ड्रेक के पैसे खत्म हो रहे थे, इन्वेस्टर पीछे हट रहे थे, लेकिन इन सब के बीच विलियम स्मिथ या अंकल बिली ने उनका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार अगस्त 1859 की तपती दोपहर को जब ड्रेक हार मानने ही वाले थे, तब 27 अगस्त की शाम को अंकल बिली के बेटे ने देखा कि एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ ऊपर की ओर उबल रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, तेल तेल। ये वही लम्हा था जिसने इंसानियत का गियर बदल दिया। ड्रेक ने जो कर दिखाया था वो किसी मिरेकल, किसी चमत्कार, किसी यूरेका से कम नहीं था। ड्रेक के इस कुएं ने 25 बैरल तेल देना हर दिन शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक सीरियस क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या ड्रेक वाकई एक जीनियस थे या वो महज एक सही समय पर सही जगह मौजूद प्यादे थे? इतिहासकार ब्रायन ब्लैक का मानना है कि ड्रेक को जो प्रसिद्धि मिली उसके असली हकदार अंकल बिली और बिसेल के विजन को भी होना चाहिए था। ड्रेक ने कुआं तो खोद दिया, लेकिन वो अपनी खोज का फायदा नहीं उठा पाए। उन्होंने पेटेंट नहीं लिया और आखिर में वो गरीबी में मरे। ये तेल की हिस्ट्री का सबसे पहला बड़ा सबक था। जो तेल खोजता है जरूरी नहीं है कि दौलत भी वही कमाएगा। खैर, इस खोज ने पूरे अमेरिका में ब्लैक गोल्ड रश शुरू कर दिया। रातों रात जमीन की कीमतें $5 पर एकड़ के हिसाब से बढ़कर हजारों डॉलर हो गई। 1865 तक टाइटसविले की आबादी 300 से बढ़कर 15,000 हो गई। शहर में कीचड़, शोर और धुएं का राज हो गया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक नया चेहरा उभरा जिसने इस अराजकता को एक एम्पायर में बदल दिया।
अमेरिकी बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर ने देखा कि ऑयल निकालने में रिस्क तो है, लेकिन अगर उसे रिफाइन करके बेचा जाए तो काफ़ी ताकत बनाई जा सकती है। इसी के चलते उन्होंने एक कंपनी खड़ी की जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल, और देखते ही देखते स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने दुनिया के 90% ऑयल ट्रेड पर कब्जा भी कर लिया। फिर जैसे जैसे 20वीं सदी करीब आई, तेल की मांग सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि रफ्तार के लिए भी होने लगी। हेनरी फोर्ड की मॉडल टी कारों ने घोड़े की जगह ले ली और इन कारों को चाहिए था गैसोलीन। जो गैसोलीन पहले कचरा समझकर नदियों में बहा दिया जाता था, वो अब दुनिया का सबसे कीमती फ्यूल बन गया। तेल अब एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका था। 1901 में टेक्सास के स्पिंडल टॉप में एक ऐसा गुब्बारा फटा जिसने रोजाना 1 लाख बैरल ऑयल उगलना शुरू कर दिया। इसके बाद दुनिया की नजरें घूमी मिडिल ईस्ट की तरफ, और फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग में उलझा कि आज तक उलझा हुआ है। हम आज तक उसकी खबरें पढ़ रहे हैं। 1908 में ईरान के मस्जिद सुलेमान में तेल की खोज हुई। इस खोज ने ब्रिटेन की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1909 में विलियम नॉक्स डॉर्सी नाम के एक ब्रिटिश ट्रेडर ने पर्शिया के शाह से एक डील की। इसने ईरान की किस्मत और बर्बादी दोनों लिख दी। इस ट्रीटी से एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी यानी आज की BP कंपनी का जन्म हुआ। फिर ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी पर कब्जा कर लिया। ये पहला मौका था जब किसी ताकतवर देश ने सीधे तौर पर दूसरे देश के रिसोर्सेज पर अपनी आर्मी के दम पर अधिकार जमाया था। लेकिन दोस्तों, ये बस एक शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होना बाकी था। 1914 में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर ने साबित कर दिया कि जिसके पास ऑयल है दुनिया पर वही रूल करेगा। ये एक तरह से दुनिया की नई एनर्जी करेंसी थी। लॉर्ड कर्जन ने जंग के बाद कहा था कि मित्र राष्ट्र तेल की लहरों पर सवार होकर जीत की तरफ आगे बढ़े। जब जंग खत्म हुई तो 1928 में रेड लाइन एग्रीमेंट साइन हुआ। इस समझौते में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस की तेल कंपनीज ने मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक लाल लकीर खींची। ये लकीर किसी कल्चर या कबीले के आधार पर नहीं थी, बल्कि ये इस आधार पर थी कि कहां पर ज्यादा तेल है। आज भी जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई या अनस्टेबिलिटी आप देखते हो, वो इसी एग्रीमेंट की देन है। इन देशों ने अपनी मर्जी से सरहदें बनाई, कबीलों को बांट दिया और तानाशाहों को सत्ता में बिठाया ताकि ऑयल का फ्लो बिना रुके चलता रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है, आज दुनिया के मैप पर जो सबसे ज़्यादा अशांत इलाके हैं, ये वही हैं जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। इसमें भी अगर आपको देखना है तो तेल के लिए कराया गया पहला तख्ता पलट भी ईरान में ही देखने को मिलता है। 1953 में जब ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक थे तो उन्होंने मांग की कि ईरान का तेल ईरान के लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश कंपनी के लिए। उन्होंने इस कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स चलाया और मोसादेक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। मोसादेक की जगह पर शाह रजा शाह पहलवी को एक तानाशाह के तौर पर ईरान पे थोप दिया गया। आज ईरान और अमेरिका के बीच जो नफरत की दीवार है, जो लड़ाइयाँ आप सुन रहे हैं, उसकी पहली ईंट इसी तेल चोरी से रखी गई थी। फिर 1960 में जब ओपेक बना तो बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा हिल गया। ऑयल प्रोड्यूसर देशों को अपनी ताकत पता चली। इसी को देखते हुए 1973 में जब अरब देशों ने इजराइल का साथ देने वाले वेस्टर्न देशों को तेल देने से मना किया तो न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक हाहाकार मच गया। पेट्रोल के लिए दंगे होने लगे। तब अमेरिका ने फील किया कि तेल के बिना उसकी सुपर पावर का टैग सिर्फ कागज का टुकड़ा है। इसी डर ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को परमानेंटली स्टेशन करने पर मजबूर किया। क्या आपने कभी सोचा है कि इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला क्यों किया? सद्दाम हुसैन को लगा था कि कुवैत का तेल वो हड़पेगा और वो अपना कर्जा उतार लेगा, लेकिन अमेरिका के लिए कुवैत की आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी वहाँ का तेल था। इसीलिए अमेरिका का लॉन्च किया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सिर्फ कुवैत को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई को सद्दाम हुसैन के कंट्रोल से बाहर रखने के लिए था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ और तेल का सबसे बड़ा खेल 2003 के इराक युद्ध में देखने को मिला। मास डिस्ट्रक्शन के हथियार का बहाना बनाकर अमेरिका ने इराक पर हमला किया। आज करोड़ों डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे यह साबित हो चुका है कि इराक के पास कोई मास डिस्ट्रक्शन के वेपन या परमाणु हथियार नहीं थे। असली मकसद था इराक के बड़े बड़े तेल भंडारों पर कब्जा करना और सद्दाम हुसैन को हटाकर एक ऐसी सरकार बनाना जो US कंपनीज को तेल के ठेके दे। मिडिल ईस्ट में आज जो जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो सीरिया का क्राइसिस हो, यमन की जंग हो, तेल और गैस की पाइपलाइंस उनके सेंटर में है। सीरिया की जंग के पीछे एक बहुत बड़ा कारण कतर तुर्की गैस पाइपलाइन और ईरान इराक सीरिया पाइपलाइन के बीच का स्ट्रगल था। रशिया नहीं चाहता था कि कतर की गैस यूरोप तक पहुंचे, क्योंकि इससे रशिया का दबदबा खत्म हो जाता। इसीलिए पुतिन ने असद सरकार का साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सपोर्टर्स ने
उन विद्रोहियों को हथियार दिए जो पाइपलाइन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटा सकें। हम न्यूज़ में देखते हैं कि यह ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है, लेकिन बंद कमरों में इसमें एनर्जी कॉरिडोर की असल जंग होती है। वेस्टर्न देशों ने इन देशों को कभी स्टेबल होने ही नहीं दिया। जैसे ही कोई देश अपने तेल के पैसों से तरक्की करने की कोशिश करता है, वहाँ अचानक विद्रोह शुरू हो जाते हैं या फिर किसी पड़ोसी देश से उसकी जंग करवा दी जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अगर देखो तो ईरान इराक युद्ध, जहां दोनों देशों को हथियार बेचकर वेस्टर्न देशों ने अपनी जेबें भरी और दोनों के तेल भंडारों को कमजोर किया। ये डिवाइड एंड रोल का वो मॉडर्न वर्जन है जो 1857 से आज तक चल रहा है। तो आखिर तेल इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसके लिए लाखों लोगों की बलि दी जा रही है? जवाब सीधा है, आज की दुनिया में जिसके पास एनर्जी है उसके पास सॉवरेनिटी है। अगर आज चाइना और अमेरिका के बीच तनाव है तो उसका एक बहुत बड़ा सिरा साउथ चाइना सी में दबे तेल और गैस के भंडारों से जुड़ता है। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच जंग है तो उसके पीछे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन और यूरोप की गैस निर्भरता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तेल ने हमें दोस्तों स्पीड तो दी है, लेकिन उसने हमें एक ऐसे लालच में जकड़ दिया है जिसकी कीमत हम बारूद और खून से चुका रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी तेल की खोज की और कैसे उसको लेकर आज दुनिया भर में जंग चल रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।